नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस प्रोग्राम की शुरुआत एक सलाह के साथ। अगर आपने धुरंधर फिल्म देखी है, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 भी, और इन दोनों फिल्मों को अगर आपने पसंद किया तो ये फिल्म जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको हरगिज़ भी मत देखिए। आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने धुरंधर फिल्म को बर्दाश्त किया, पसंद किया, प्यार किया, सेलिब्रेट किया, तो आप पूरी तरह से इस फिल्म से नफरत करेंगे। मैं वापस आऊँगा। इम्तियाज़ अली की फिल्म एक फिल्म नहीं है, एक कविता है। आपके मन को इस तरह से टटोलती है ये फिल्म कि बहुत सारे पुराने बिछड़े हुए भूले हुए गम याद आ जाते हैं। बहुत सारे पुराने बिछड़े हुए भूले हुए साथी याद आ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस फिल्म में। वही पार्टीशन की कहानी है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वही चीज़, एक वही ज़ख्म जिसको 80 साल से हम कुरेद रहे हैं, अब भी कुरेदना बंद नहीं करते। एक ऐसा ज़ख्म जो नासूर बन चुका है, जो पक चुका है। जितना ज़्यादा हम उसे कुरेदते हैं उतना ज़्यादा रिश्ता है। लेकिन ये फिल्म ज़ख्मों को कुरेदती है, कुरेदने के साथ साथ एक ऐसा मरहम लगाती है जहां आप वो बहुत कुछ जो आपकी याद में, आपकी याददाश्त में समाया हुआ था, एक कड़वी याद की तरह, ऐसा लगता है कि बहुत सारी बेकरारियों को करार आ गया। इम्तियाज़ अली जब वी मेट, हाईवे, तमाशा, रॉक स्टार जैसी फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मैं वापस आऊँगा जैसी फिल्म बनाएंगे। नसीरुद्दीन शाह, जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह का ये एक ऐसा शाहकार है जिसने एक ऐसे व्यक्ति को, जो अब रोज़मर्रा की फिल्मों में अब अपना रोल भी प्ले नहीं करता, उनकी फिल्में अक्सर नहीं आती, उस व्यक्ति का पूरा एक्टिंग का करियर खड़ा हो गया है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको ना सरकार जिसका समर्थन कर रही है, ना उसको टैक्स पेयर का टैक्स फ्री कर रही है, ना ही उसका कोई प्रमोशन हो रहा है, ना ही कोई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो इस फिल्म को आगे लेकर आ रहे हैं। इसमें कोई शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार भी नहीं है, ऋतिक रोशन भी नहीं है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आपके मन को इस तरह से टटोलती है कि आप इतिहास के जो अध्याय हैं, जो पुराने चैप्टर्स हैं, उनको पलट कर देखते हैं। आप नफरत भी देखते हैं, हिंसा भी देखते हैं, बलात्कार भी होता है, हत्या भी होती है, घर भी उजड़ते हैं, सियासत भी होती है, समाज में जहर भी घुलता है, लेकिन उसके लिए आप एक समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराते। धुरंधर एक ऐसी वहशियाना फिल्म थी जिसने पूरे के पूरे एक मुस्लिम समुदाय को एक विलन में तब्दील कर दिया था कि आपके तमाम जो गुनाह हैं, तमाम जो आपके जो तमाम गम हैं, आपकी ज़िंदगी में जितनी परेशानियां, उस सब के लिए ये निरे मुसलमान जिम्मेदार हैं। यहाँ पर भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं। पंजाब की कहानी है, पंजाब के एक गांव की कहानी है, अनडिवाइडेड पंजाब की। मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइलर आपको नहीं दूंगी, लेकिन बहुत गुजारिश करना चाहती हूँ, एक पर्सनल रिक्वेस्ट। और मुझे किसी फिल्म मेकर ने इस बात के लिए पैसे नहीं पे किए हैं, ये आप जानते हैं। मेरी ईमानदारी की कसम आप भी खा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि न सिर्फ कि ये फिल्म आप देखिए, बल्कि अपने जो डियर वंस हैं, यानी अपने परिवार और दोस्तों, उनके साथ भी आप इस फिल्म को देखने जाइए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ कि ये फिल्म क्यों अहम है। इस फिल्म की रिव्यू की शुरुआत मैं इस फिल्म के आखिर से करना चाहती हूँ। आखिर से क्यों? क्योंकि ये फिल्म बताती है कि जो विस्थापन है, जो बंटवारा है, जो एक रेफ्यूजीज़ हैं, जो लोग अपना घर खो देते हैं, अपने परिवार, अपने दोस्तों को खो देते हैं, उनका कोई एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, उनकी ज्योग्राफी नहीं होती। जब आप ये फिल्म देखेंगे, फिल्म के अंत में इम्तियाज़ अली ने जिस तरह से लेबनान के लोगों को, गज़ा के लोगों को, अफ्रीकन देशों में भी लोगों को, इसके अलावा भारत में भी जो बंटवारा हुआ, उन सबको एक साथ दिखाया है और बताया है कि ये सियासत जिम्मेदार है, जिस सियासत को चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो सरगोदा एक गाँव है पंजाब का, जहाँ की ये लव स्टोरी है, जिसमें कीनू नाम का ये व्यक्ति है जो सरदार है, जिसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा हो चुकी है, और वो व्यक्ति अपनी याददाश्त खो चुका है। याददाश्त इस तरह से खो गई है उसकी कि वो गाड़ी में बैठकर सरहद तक पहुंच जाता है, इंडो पाक बॉर्डर पर, और वहां पहुंचकर कहता है कि मुझे यहां जाने दो, मुझे यहां से जाने दो, मुझे सरगोदा जाना है, मुझे सरगोदा जाना है, क्योंकि मुझे अपना एक अधूरा काम पूरा करना है। वहां पर पुलिस वाले और जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं वो उनको रोक लेते हैं। उसके बाद उनको हार्ट अटैक होता है, वो अस्पताल जाते हैं और अपनी बची कुछ याददाश्त भी खो देते हैं। और इसके बाद उनको जिस तरह से अलग अलग तरीके से एक अटैक आते हैं जिसमें उन्हें कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, वो पूरे दुनिया के और अपना इतिहास और पूरी दुनिया को एक तरह से जो भी घटनाक्रम पिछले 80 साल में पेश हुआ है, सबको गडमड कर रहे हैं। ये कहानी है एक खूबसूरत प्रेम कहानी जो उसी साल पनप रही है, उसी साल परवान चढ़ रही है जब
कुछ लोग सपने देख रहे हैं, मंसूबा बना रहे हैं कि इस देश को बांट देंगे। अंग्रेज़ों ने जिस तरह से इस देश को बांटा और जो तमाम वो लोग जो धर्मांध थे उन्होंने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया, किस तरह से उससे जो इंडिविजुअल्स थे, जो आम लोग थे, उनकी ज़िंदगियां प्रभावित हुईं, उनकी प्रेम कहानियां अधूरी रह गईं और किस तरह के ट्रॉमा से होकर वो लोग गुजर रहे हैं, ये बताती है ये कहानी। कीनू और जिया की कहानी। जिया एक मुस्लिम लड़की है, कीनू एक हिंदू, एक सिख लड़का है और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और फिर शुरू होती हैं वो तमाम खूबसूरत कहानियाँ जिसमें आप बहुत प्यारे कपड़े देखेंगे, आप गाने देखेंगे, आप डायलॉग्स देखेंगे, एक्टिंग देखेंगे, बहुत सुंदर लोग देखेंगे, उनकी सुंदर कहानियाँ देखेंगे, वो एक कली से फूल बनता हुआ प्यार देखेंगे और उसके बाद किस तरह से वो सत्ता, नफरत, हिंसा और बंटवारे के बूट के नीचे कैसे वो फूल, वो खिलता हुआ फूल कुचला जाता है, मसला जाता है, वो भी आप देखेंगे। लेकिन इस सब के लिए ना आप किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराएंगे, ना किसी हिंदू को जिम्मेदार ठहराएंगे, ना किसी सिख को जिम्मेदार ठहराएंगे। आपको फिल्म के आखिर होने तक एहसास ये होगा कि हिंसा बुरी चीज़ है, नफरत बुरी चीज़ है, बंटवारा बुरी चीज़ है। मुसलमान बुरे नहीं हैं, सिख बुरे नहीं हैं और ना ही बुरे हैं हिंदू। तो ये फिल्म इतनी अहम फिल्म है हमारे दौर की। इससे पहले मैंने 21 फिल्म देखी थी, धर्मेंद्र की जो आखिरी फिल्म थी, उसने भी मेरे मन के बहुत एक जो नाजुक गोशे हैं उनको इस तरह से छुआ था कि मैं उस फिल्म को भूल नहीं पाई। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे अगर चुनना हो 21 या मैं वापस आऊँगा, तो मैं कहूँगी कि मैं वापस आऊँगा, चुनूँगी। बहुत दिनों बाद एक ऐसी फिल्म देखी जिसने मेरे जैसे बहुत सख्त दिल इंसान को, जैसे मैंने कहा कि मेरा काम ही है राजनीति और राजनीति की जितनी ज़्यादतियाँ होती हैं उनसे दिन रात मैं आपके सामने यहाँ रिपोर्टिंग करती हूँ और बहुत कुछ ऐसा है, खाल मोटी हो गई है कि बहुत कुछ सह जाती हूँ, बहुत कुछ बर्दाश्त कर पाती हूँ और कर जाती हूँ, करना पड़ता है। अगर ऐसा ना हो तो शायद एक ऐसी ट्रॉमेटिक ज़िंदगी हो कि आपके सामने मैं अगले दिन बैठ भी ना पाऊँ कैमरे के सामने और आपको कुछ ना बता पाऊँ। तो इस फिल्म में आप सोचिए, ज़ारो कतार इस फिल्म के कई हिस्से ऐसे हैं जो मेरे साथ इस तरह से बस गए हैं कि वो छोड़ने का नाम नहीं लेते और मैं उन्हें संजो के रख रही हूँ अपने तकिए के नीचे, संजो के उन पलों को जो इस फिल्म ने मुझे दिए हैं। कैसे एक सख्त दिल इंसान को भी, कैसे उसका दिल मोम जैसा पिघला दिया इस फिल्म ने कि मैं तो बैठी थी पिक्चर हॉल में, मैं रो रही थी, मेरे साथ में बैठी मेरी दोस्त रो रही थी, एक और कोने में बैठे हुए 2 सीट छोड़कर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, सिसक सिसक कर रो रहे थे। और जब मुझे अपने रोने से ज़रा फुर्सत मिली तो देखा चारों तरफ ना कोई राष्ट्रवाद के नारे थे, ना कोई धर्म के नारे थे, ना कोई नफ़रत की कस्में थीं, ना कोई हिंसा थी, सिर्फ सभी अपनी मुट्ठी में अपना दिल थाम कर बैठे हुए थे और सिसक सिसक के रो रहे थे। कभी कोई पार्टीशन को याद कर रहा था, कभी कोई अपना जो बिछड़ गया उसकी याद में खो गया इस फिल्म को देखते हुए, कभी कोई अपने अधूरे प्रेम को याद कर रहा था और सोच रहा था कि वो चिट्ठी, वो एक गज़ल, वो एक नज़म जो कीनू नाम का ये जो आशिक है पार्टीशन के वक्त में, जो क्रांतिकारी भी है, वो कभी जिया को सुना ना सका। तो पूरी कहानी का प्लॉट भी मैंने वही कहा, स्पॉइलर नहीं देना चाहती आपको, लेकिन फिर भी इतना बता देना चाहती हूँ कि आप ज़रूर जाकर, यानी धुरंधर के दौर में मैं वापस आऊँगा फिल्म बनाना, कितनी बड़ी बहादुरी की बात है, कितना बड़ा जिगर चाहिए इस फिल्म को बनाने के लिए। मैं सलाम करती हूँ इम्तियाज़ अली को कि ऐसी फिल्म वो बना पाए। और इसीलिए द हिंदू को इन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि ये फिल्म बहुत स्लो चल रही थी और उसके बाद जो भी फिल्म देखने जाता था वो वापस आके अपनी जिम्मेदारी समझता था कि मुझे तो दोस्तों को बताना है कि ये फिल्म तो आपको देखनी है। और बिल्कुल इसी तरीके से एक दोस्त ने फ़ोन किया कि ये फिल्म तो आपको देखनी पड़ेगी, और इसीलिए मैं किसी तरह वक्त निकाल कर देर शाम को काम ख़त्म करके ये फिल्म देखने गई, क्योंकि ये फिल्म तो मुझे देखनी ही थी, ये फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि वर्ड ऑफ माउथ से इस फिल्म का प्रचार हुआ और फिर ज़्यादा लोग देखने आए और फिर जो सिनेमा हॉल थे, थिएटर थे, वो भरने लगे। तो इस फिल्म में एक आप सोचिए कि जब ये आशिकी परवान चढ़ रही है इन दोनों का, ये मासूम सा प्यार, टीनेज लोगों का प्यार है, ये दोनों कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में शायद है, और उसके बाद उनके स्टेज पर कार्यक्रम होते हैं और इसके बाद एक नज़म लिखता है कीनू, ये सिख लड़का, इस मुस्लिम अपनी माशूका के लिए, और वो बारहा ये कोशिश करता है कि ये गज़ल या नज़म उसको सुना सके,
लेकिन उसे सुनाने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि बार बार जिया कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह से सुनूंगी। और ऐसा वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि वो नफरत का दौर चल रहा है, जबकि हिंदू मुसलमानों और सिखों के बीच में, खासकर इस केस में क्योंकि पंजाब है, तो सिखों और मुसलमानों के बीच में एक पूरी दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। यानी हद तो ये हो गई कि फिल्म में डायलॉग ये है एक, कि लोगों को तब पता चला कि इतनी हिंसा, इतनी नफरत है, जब भीड़ उनके दरवाजे पर आकर उनकी हत्या करने लगी, तब पता चला कि देश में कुछ हो रहा है। क्योंकि इस पूरी फिल्म में आप अभी का 2026 का भी आप वक्त देखेंगे, जब इसमें कीनू यानी कि नसीरुद्दीन शाह, जो एक सरदार एक का रोल अदा कर रहे हैं, उनके जो पोते हैं दिलजीत, जी हाँ दिलजीत दोसांझ, वो इंग्लैंड से वापस आते हैं क्योंकि उनको अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, और बिस्तर पे अस्पताल में हैं और आईसीयू में भी कई बार चले जाते हैं। तो वो अपने दादा से मिलने के लिए आते हैं और उन्हीं के जरिए इस पूरी कहानी को हम देखते हैं। हालांकि इम्तियाज़ अली से एक शिकायत मुझे ज़रूर रहेगी कि जो पोस्टर्स हैं फिल्म के, उस पर नसीरुद्दीन शाह की तस्वीर होनी चाहिए थी। तो सांझ बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन ये फिल्म नसीरुद्दीन शाह की फिल्म है, ये फिल्म कीनू की फिल्म है, उन्हीं की ये फिल्म है, उन्हीं की कहानी है, उन्हीं की ज़बानी है, वही इस फिल्म के सबसे बड़े किरदार हैं। तो उसमें वो नज़्म उन्हें कभी नहीं सुना पाते अपने माशूका को, और उसके बाद जब वो अपने डेथ बेड पर हैं, आखिर का सीन चल रहा है जिसमें दिलजीत जाते हैं पाकिस्तान सरगोदा, वहां जाकर अपने दादा की माशूका को तलाश करते हैं, क्योंकि दादा मरने को ही तैयार नहीं है। दादा के गले में एक ऐसी फांस अटकी हुई है जिससे न वो जिंदा हैं न वो मर पा रहे हैं, और इसी ट्रॉमा को बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है इस फिल्म में। तो ये फिल्म कहती है कि आखिर के सीन में डेथ बेड पर हैं, उनकी सांस बिल्कुल सांस अटकी हुई है, ये समझिए। वीडियो कॉल के जरिए दिलजीत सरगोदा पहुंच जाते हैं और वहाँ उस गाँव का पूरा जायजा ले रहे हैं, और उसी वीडियो कॉल में ही, यानी वीडियो कॉल के दौरान ही दौड़ दौड़ कर वहाँ वो लोकल अपने जो साथी हैं उनके ज़रिए ढूंढ रहे हैं जिया का घर। जिया जाहिर है वो भी, जब उनके ग्रैंडफादर जब 95 साल के हो गए, 80 साल नहीं 95 साल अब उनकी उम्र हो चुकी है, तो अगर वो 95 के हैं तो जिया भी तो इतने ही साल की होंगी। वो ढूंढते हुए चले जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह उनको बताते हैं कि अब इस गली में जाओ, अब इस पेड़ के पास जाना, यहाँ पर तुमको चर्च मिलेगा, यहाँ तुमको मंदिर मिलेगा, यहाँ उसका घर मिलेगा। और आखिरकार वो उस घर में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी नहीं होती जिया। और फिर उसके बाद जिया का पता लगता है तो जिया एक इंसान के तौर पर नहीं, एक तस्वीर के तौर पर नजर आती है। नसीरुद्दीन शाह आधी मदहोशी के आलम में है, आधी बेहोशी के हालत में, उनको पता नहीं कि वो जिया की तस्वीर देख रहे हैं या जिया को जिंदा देख रहे हैं। और फिर शुरू होता है वो दौर, वो वक्त, वो कुछ मिनट जिसमें इस पूरी फिल्म का क्रक्स हो जाता है कि नसीरुद्दीन शाह डेथ बेड पर लेटे हुए उस कविता को सुनाते हैं अपनी जिया को, अपनी जिया को एक एक बात सुनाते हैं, और उसके बाद उनका मन शांत होता है, और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी, उनकी सांसें थम जाती हैं और ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये बहुत बेहतरीन फिल्म है जो हमें नफरत करना नहीं, मोहब्बत करना सिखाती है। इस फिल्म में बहुत भयानक एक दृश्य है जिसमें सिख औरतों को उनके जो परिवार वाले हैं अपने एक मुस्लिम दोस्त को सौंप जाते हैं, और वहाँ एक भीड़ अटैक करती है उनके घर पर, और तमाम महिलाओं के साथ, उनमें से ज़्यादातर के साथ सेक्सुअल वायलेंस होता है, यौन हिंसा होती है, और बाकी को जो एक बड़ी उम्र की औरत हैं अपने हाथ से ही उनका गला काट कर और उन्हें फेंक देती हैं। यानी वो नहीं चाहती कि उसके बाद जो उनके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हो। ये बहुत ही खतरनाक और बर्दाश्त से बाहर वाला सीन था, लेकिन उसके बावजूद, इस सीन के बावजूद भी आप नफरत नहीं कर पाते उन लोगों से जिन्होंने ये काम किया, क्योंकि आप मानते हैं कि नफरत उनके लिए जिम्मेदार है, उनका धर्म या धार्मिक पहचान जिम्मेदार नहीं है। और कीनू ने ये कहानी, और कीनू के भाई ने पूरी उम्र अपनी जनरेशन को, अपनी नस्ल को नहीं बताई, अपनी नस्ल को नहीं सुनाई, क्योंकि और फिल्म में ये डायलॉग है कि मैं ये नहीं चाहता था कि ये नफरत की विरासत तुमको दूं, क्योंकि इसके लिए सियासत जिम्मेदार है, बंटवारा जिम्मेदार है, वो लोग जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि ये जो मुस्लिम जमींदार दोस्त थे ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बल्कि जो भीड़ आ रही है उसके सरगना को गोली भी मार देते हैं, लेकिन उससे पहले वो अत्याचार उन तमाम लोगों के, तमाम औरतों के साथ हो जाता है। ये दिल तोड़ देता है वो अत्याचार। एक महिला होने के नाते एक अजीब सी सिहरन, और मैं उस सीन को देख भी नहीं पाई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अंदाज़ा होता है कि आखिर क्या कुछ हो रहा था। ट्रेन में जो पूरे शव आ रहे थे लोगों के, महिलाओं के और पुरुषों के, उस सब को देखकर भी आपको एहसास होता है कि किस तरह से पार्टीशन की पूरी जो त्रासदी थी विभाजन की, उसको आप महसूस करते हैं, लेकिन किसी से भी नफरत नहीं करते, आप सियासत को चुनौती देते हैं। ज़रूर देखने जाइए फिल्म, अपने दोस्तों को भी ले जाइए, परिवार वालों को भी ले जाइए, और अपने उन नफरती दोस्तों को ले जाइए जिनके दिल पत्थर के हो गए हैं, जो धुरंधर जैसी सरकारी प्रोपेगेंडा फिल्में देखना चाहते हैं ताकि समाज में और ज़्यादा बंटवारा हो सके।